अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमार है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज हम जिस तर्ज़ अमल या प्रैक्टिस के बारे में बात करने लगे हैं वो एज़ अ मुस्लिम तो हम कई सदियों से फ़ॉलो करते आ रहे हैं क्योंकि वो हमारे दीन का हिस्सा है। लेकिन आज साइंस की दुनिया और जदीद दौर ये बात मानने पे मजबूर है कि इसके ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आम अल्फाज में हम इसे रोज़ा ही कहते हैं, लेकिन इसका जो एक नेक्स्ट वर्जन जो साइंस ने निकाला है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत ज़्यादा फ़वाइद दुनिया के सामने हैं और डाइट्स में और एक खाने के तर्ज़ अमल में इसे एक बहुत मुफीद तरीका समझा जाता है। हम क्योंकि रोज़ा रखते हैं तो मुख्तलिफ़ ख़ितात में इसके टाइम और दौरानिया अलग अलग होता है। जैसे चंद इलाकों में 12 से 14 घंटे तक का रोज़ा होता है, कुछ इलाकों में 14 से 18 घंटे तक का रोज़ा होता है और कुछ इलाकों में 20 घंटे तक का भी रोज़ा होता है। तो इसी तरह साइंस ने भी इसको अपने ही टाइम दिए हैं। इस वजह से इसको 12-12 की रेशो में, यानी 12 घंटे खाना और 12 घंटे भूखे रहना की रेशो में है, 16 घंटे और 8 घंटे है और इसी तरह 20 घंटे और 4 घंटे है। अगर हम देखें तो ये वही ही चीज़ है जिसको बस एक नया तर्ज दे के हमारे सामने लाया जा रहा है, लेकिन इसके फ़वाइद वो जान गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना एक तर्ज निकाला है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक बहुत ही मुफीद अमल है जिससे ना सिर्फ आपके जिस्म के ऐसे मादे जो नुकसानदेह होते हैं वो रिमूव होते हैं, बल्कि अब इससे बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। ऐसी क्रोनिक डिजीज़ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से ख़त्म की जा सकती हैं उनमें चंद एक मैं आपके सामने रखूँगा, जैसा कि ओबेसिटी है, मोटापा, डायबिटीज़ का कुछ हद तक इससे कंट्रोल किया जा सकता है, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल है, और सबसे बढ़ के कैंसर। अब मैं आपको बताऊं कि ओबेसिटी को ये कैसे कंट्रोल करता है। ओबेसिटी का एक सिंपल सा फिनोमिना है कि जब तक हमारी बॉडी से स्टोर फैट कम नहीं होता तो हमारा वेट रिड्यूस नहीं होता। 16 से 8 घंटे वाली फास्टिंग का जो फिनोमिना है वो ये है कि हम अपनी बॉडी में एनर्जी जो है ग्लाइकोजन से ले रहे होते हैं और ग्लाइकोजन 8 से 10 घंटे तक हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। जब हम फास्टिंग स्टेट पर जाते हैं, मतलब 10 से 16 घंटे तक हम कुछ भी नहीं खा रहे होते, तो ये हमारे स्टोर फैट को बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि 10 घंटे के बाद जब हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स ख़त्म होते हैं तो जो हमारी बॉडी में स्टोर फैट है वो इससे एनर्जी लेता है और स्टोर फैट बर्न होता है, और इस तरह हम इससे ओबेसिटी पर काबू पाते हैं। एक बहुत बड़ी साइंसी रिसर्च के मुताबिक ये कैंसर के पेशेंट्स में बहुत मुफीद रहा है तरीका। उसकी जो तरीक़ाकार बताया गया है वो इस तरह कि जिस तरह हमारे बॉडी में तमाम सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, इस तरह ही कैंसर सेल्स को भी एनर्जी या कुछ ना कुछ ज़रूरत होता है। अगर हम बहुत देर तक फास्टिंग पर रहते हैं तो वो जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है क्योंकि उनको एनर्जी ही नहीं मिलती ग्रोथ करने के लिए। इस तरह इसको साइंसी तहकीक के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर को रोकने के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह एक तहकीक के मुताबिक हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग तरीका बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक तहकीक के मुताबिक जब चंद लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग और चंद लोगों को कुछ सिंपल डाइट्स पे रखा गया तो जो फास्टिंग के लोग थे उनके कोलेस्ट्रॉल में वाज़ह कमी देखी गई। डायबिटीज़ यानी शुगर में तमाम उसके मराहल में तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है जो कि शुगर के पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है। अब आखिर में मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका बताता चलूँ। हमारे इस्लाम में तो रोज़ा है कि हम सहर से लेके मगरिब तक कुछ भी नहीं खाते पीते उसमें, क्योंकि वो हमारे फ़राइज़ का हिस्सा है और हम उसी तरह लेकर चलते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप चंद चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 16 घंटे के फास्टिंग पर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अहम है पानी। आप 16 घंटे के दौरान पानी किसी भी टाइम पी सकते हैं और ऐसी खुराक ले सकते हैं जिनमें कैलोरीज नहीं होती, जैसा कि ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी से आपको एनर्जी तो मिल जाती है लेकिन कैलोरीज नहीं मिलती। इस तरह वो आपको हेल्प करती है सारा दिन के काम करने में। और जो सबसे बेहतरीन वक्त है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो रात ही है। अगर आप अपना आखिरी खाना रात को 7 बजे तक या 8 बजे तक खाएं और पूरी रात फास्टिंग में गुजारें और ब्रेकफास्ट को थोड़ा डिले करके यानी 11 से 12 बजे तक लें, तो जिन लोगों पर ये तजर्बात हुए हैं
ان میں اوبیسٹی اور کولیسٹرول میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ تو اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہم چند ایک کرونک ڈیزیز سے بچ بھی سکتے ہیں اور اس کے اثرات کو بھی کم کر سکتے ہیں۔